हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर ये जो है आपका जागो इन्वेस्टर्स का फर्स्ट एपिसोड है आपके जागो इन्वेस्टर सीरीज़ का। अब ये सीरीज़ मैंने क्यों स्टार्ट किया है मैं आपको वो बताता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गलती करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बायसेस होते हैं हमारे मन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो वो सारे बायसेस को जो है इस सीरीज़ के थ्रू हम क्लियर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ का जो है मैक्सिमम आपको एक दो वीडियो तो एवरी वीक जो है तू कम से कम, और यहाँ से जो है आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि क्या गलती हमें मार्केट के अंदर करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है जो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है एज ए इन्वेस्टर कि हम गलती करते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। मैंने बहुत लोगों को मेंटर किया है तो उनके भी एग्जांपल्स लूंगा, मैं अपने खुद के भी एग्जांपल लूंगा और पूरी चीज़ें डिस्कस करूंगा, ताकि एट द एंड जब आप इस सीरीज का एक एक वीडियो देखते रहोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब ये सीरीज अगर आप देखोगे तो आपके माइंड में जो क्लैरिटी आएगा वो जो है आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो ये सीरीज के अंदर जो फर्स्ट एपिसोड है उसका हम स्टार्ट करते हैं आज। तो ये फर्स्ट एपिसोड में हम क्या बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज की। अब मार्केट के अंदर क्या होता है पता है क्या, हमारा एज अ रिटेल इन्वेस्टर हर एक स्टॉक को लेकर परसेप्शन होता है कि यार ये स्टॉक अच्छा है, दिस इज अ गुड स्टॉक, दिस इज अ बैड स्टॉक। इस तरीके से जो है हम परसेप्शन बना लेते हैं। और कोई स्टॉक गुड होता है ना तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि यार ये स्टॉक जो है हमेशा ही अच्छा रहेगा, हमेशा ही हमें जो है पैसा बनाकर देगा। लेकिन कोई स्टॉक अगर बैड होता है, कोई खराब स्टॉक होता है, हमारा अगर परसेप्शन बन जाता है क्योंकि उसका प्राइस जो है कंटिन्यूसली गिरता रहता है, या फिर उस स्टॉक के जो है नंबर्स खराब हो जाते हैं, बिजनेस मॉडल उसका अच्छा नहीं होता है, या फिर अभी करंटली लुक्रेटिव नहीं लग रहा होता है, लॉस कर रही होती है कंपनी, तो हम जो है उसे बैड स्टॉक बोलते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक बोलते हैं। और हमारा जो लिस्ट है ना उसमें से वो स्टॉक हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपॉर्चुनिटीज को जो है बाइफरकेट करते, ये गुड है ये बैड है। ये जो है एक बहुत बड़ा बायस है जो कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर करता है। और मैं आज आपको मेरे रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये बायस मैंने जब से निकाला मेरी किस तरीके से हेल्प होती है, और ये बायस को आप सॉल्व करके आपके पोर्टफोलियो को बेटर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं। अब सबसे पहले गुड स्टॉक क्या होता है। गुड स्टॉक वो होता है जो कि आपको मैक्सिमम पैसे बनाकर देता है, राइट, जिसका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, कंपनी के पास मोट है, कंपनी के अंदर मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक प्राइस क्या होता है, प्राइस और अर्निंग्स, परसेप्शन और अर्निंग्स। तो परसेप्शन के केस में अगर आप देखोगे तो परसेप्शन इंप्रूव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश होते हैं, जो कि अभी आपके डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से जो है चीजें चलती है। अब कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कि अर्निंग्स किसी कंपनी की जो है खराब आने लगती है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार इसकी अर्निंग्स खराब आ रही है, मतलब ये स्टॉक जो है इसी तरीके से चलते रहेंगे। जैसे कि माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स, माइक्रो फाइनेंस के जो भी स्टॉक्स है ना 50-50% से स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। अरमान फाइनेंशियल को देखो, कुछ स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। तो जब ये स्टॉक्स करेक्ट होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये स्टॉक्स ही बेकार है, इसके अंदर करेक्शन चालू हो गया है। एशियन पेंट्स के अंदर देखोगे, पेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो हम एज ए इन्वेस्टर जो कि इन स्टॉक्स को देख रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि यार पेंट इंडस्ट्री बेकार है, इस इंडस्ट्री को जो है ट्रैक नहीं करना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को ट्रैक नहीं करना चाहिए। आपका कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक खराब कर रहे हैं ना, बहुत सारे स्टॉक्स आधे भी हो जाते हैं। लोग बिजनेस मॉडल नहीं समझ पाते, हर बिजनेस की साइक्लिकलिटी को नहीं समझ पाते, तो लोगों को क्या लग रहा होता है कि आपके बुल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स जो थे ना आपके, वो स्ट्रक्चरल पे थे कि सीडीएसएल जो है आपका लाइफ टाइम अच्छा करता रहेगा। इसके साथ साथ आप दूसरे स्टॉक्स देखो कैपिटल मार्केट के, मोतीलाल देखो, नुवामा देखो, इनके पास ऑल टाइम बिजनेस आता रहेगा, इनकी अर्निंग्स कभी स्लो डाउन नहीं होगी, इनके मार्जिन के अंदर कभी स्लो डाउन नहीं देखने मिलेगा। ये जो है हम सोचते रहते थे। और अब बुल मार्केट का जो टाइम था वो बदल गया था, बेयर मार्केट आ गया और कैपिटल मार्केट कंपनीज जो है खराब करने लग गई क्योंकि इनका साइकिल चेंज हो गया। तो कोई लोग अगर अभी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे कि यार कैपिटल मार्केट स्टॉक्स बेकार है। कोई लोग अगर पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे थे तो वो सोचेंगे कैपिटल स्टॉक्स जो है आपके बहुत अच्छे। तो ये परसेप्शन हो जाता है, ये फिक्स्ड परसेप्शन है ना हमारे दिमाग के अंदर, वही जो है हमें निकालना है। हमें जो है हर बिजनेस की साइकिल समझनी है। कोई भी बिजनेस ले लो आप, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस ले लो, या फिर आप कैपिटल मार्केट के कोई बिजनेसेस ले लो, सारे बिजनेसेस के अंदर जो है साइक्लिकलिटी होती है। अगर आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस के अंदर साइक्लिकलिटी नहीं होगी तो आप पागल हो और आप मार्केट साइकिल के अंदर फंसने वाले हो। आप डिफेंस सेक्टर में जाओ, केबल्स एंड वायर स्पेस के अंदर जाओ, कोई भी सेक्टर के अंदर जाओ, साइक्लिकलिटी आपको मिलेगी। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या याद रखनी है कि हर एक बिजनेसेस जो है साइक्लिकल होते हैं और हमें जो है उन्हें ट्रैक करना है।
कोई एक फिक्स्ड परसेप्शन नहीं बनाना है कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक खराब है। अब मैं आपको एक माइक्रो फाइनेंस स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अरमान फाइनेंशियल नाम का एक स्टॉक जो है मेरे पास एडेड था अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो अरमान फाइनेंशियल को अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल जो है खराब हो गई, तो अरमान फाइनेंशियल का जो स्टॉक है वो भी खराब करने लग गया। मुझे जैसे ही दिख गया, मैं इस बिजनेस को ट्रैक कर रहा था क्लोजली, तो मुझे जैसे ही दिख गया ना माइक्रो फाइनेंस की साइकिल खराब हुई है, अब वो स्टॉक जो है मेरे पास लॉस में पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये नहीं सोचा कि यार ये स्टॉक लॉस में पड़ा हुआ है, इसको बेचना नहीं चाहिए, मैं लॉस रियलाइज कर लूंगा। मुझे पता था कि अगर मैं इसे अब भी नहीं बेचूंगा और माइक्रो फाइनेंस की साइकिल और खराब हो जाएगी तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो वो स्टॉक जो है मैंने 20% के लॉस, हाँ 20% का कुछ लॉस था, वहां पे मैंने एग्जिट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने खेला और अभी अगर आप देखोगे तो 50% जो डाउन साइड है ना मेरा वो मैंने प्रोटेक्ट कर कर रख दिया। अब मेरी जगह कोई और रिटेल इन्वेस्टर होता जो कि अरमान फाइनेंशियल को बेचता, तो वो क्या सोचता कि यार माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। लेकिन करंटली अगर आपको पता है तो ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री खराब कर रही है, कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री खराब कर रही है। मैं इन दोनों इंडस्ट्रीज को जो है करंटली सबसे ज्यादा पढ़ रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो है आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी है ना, वो इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ आपका कैपिटल मार्केट्स के अंदर चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पूरा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है हमें देखने मिल रहा है। तो जब आपके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फॉल हो जाते हैं तब इनके पी जो है अच्छे खासे डी रेट हो जाते हैं, राइट। तो जब आपका पी डी रेट होगा, आपको दिख रहा है कि स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, और जब ये बिजनेस इंप्रूव करना स्टार्ट करेगा, जो आप सोच रहे हो ना एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि यार ये स्टॉक बेकार है, इस पर ध्यान नहीं देते, अब देखोगे ना जब ये बिजनेस इंप्रूव करना स्टार्ट करेगा, इसका स्टॉक प्राइस जो है पैसे पे पैसे बनाते जाएगा। और आप बोलोगे यार ये स्टॉक जो है पैसे ही कैसे बना रहा है, इसका बिजनेस तो इतना बेकार था, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी। क्योंकि चीज़ वो है कि कोई बिजनेस है, उसके अंदर जब प्रॉब्लम आता है तो उसका परसेप्शन खराब हो जाता है। परसेप्शन खराब होता है तो क्या हुआ, उसका पी फॉल हो जाता है। लेकिन जब वो उस पी पे होता है और बिजनेस के अंदर बेटर चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली बिजनेस का परसेप्शन भी तो इंक्रीज होता है। और जब परसेप्शन इंप्रूव होता है तो स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है। तो लोग जो है ये रैली मिस कर देते हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग के अंदर हमें कोई परसेप्शन नहीं बनाना है कि ये स्टॉक बेकार है, ये स्टॉक अच्छा है। हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं मेंटरशिप स्टूडेंट्स को है ना ऑल टाइम बोलता रहता हूँ कि यार अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। उनके अंदर भी बायस मैंने बहुत बार देखा है। अब देखो, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूँ, वो लोग भी रिटेल इन्वेस्टर है, आप सब भी रिटेल इन्वेस्टर हो जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे अंदर बायस क्या होता है कि यार ये अपॉर्चुनिटीज़ को हमें रीड नहीं करना है, हम इतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक्स के अंदर खेलेंगे, ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेक्टर्स के अंदर ही रहेंगे हम। हमारे अंदर बायस चल जाता है ना कि डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो सेक्टर तुम खेल रहे हो उस पर खेलो, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपको है ना नया सेक्टर जो है वो सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, आपको सेक्टर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना चाहिए, नया 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 कुछ ना कुछ रीड करते रहना चाहिए। और क्या होता है पता है क्या, कोई स्टॉक होता है ना जो कि आपको बहुत पैसा बनाकर दे देता है और उसका बिजनेस पहले अच्छा होता है, और जब उसके बिजनेस के अंदर थोड़े से साइंस ऑफ स्लो डाउन दिखने लगते हैं ना, तो वो जो है हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं आता है। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट नाम का एक शेयर है, ठीक है, ईएमएस स्पेस के अंदर है। तो ये कंपनी जो थी मेरे पास एडेड थी। अब मैं यहाँ पे आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकली सोचते। ईएमएस स्पेस का जो बिजनेस है ऑब्वियसली सबसे अच्छा कर रहा है। ईएमएस सेक्टर के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इन लॉन्ग टर्म। अब क्या होता है, अगर आप अभी समर्स देखोगे ना, तो समर्स में आपकी जो एसी कंपनीज है ना उनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के क्लाइंट कौन है पता है, ये ब्लू स्टार, वोल्टास, डाइकिन, ये सारी कंपनीज जो है ना पीजी के क्लाइंट है, ठीक है, आपके ईएमएस प्लेयर्स के क्लाइंट है। तो अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, ईपैक हो गया, तो क्या होता है मैं इन कंपनीज के अंदर बताता हूँ कि एसी कंपनीज का स्लो डाउन हो गया। क्यों स्लो डाउन हो रहा है? क्योंकि पिछले साल एक तो आपको एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने मिली थी, तो जिस पेस ऑफ ग्रोथ पे ये स्टॉक पिछले साल ग्रो करे थे अभी ग्रो नहीं करेंगे, समझ गए। अब यहां से आपके जो समर्स है ना वो भी इराटिक होने लगे थोड़े, मतलब क्या कि कई जगह रेनफॉल थोड़ी जल्दी आ गई है। जब मॉनसून जल्दी आता है ना तो इन कंपनी की सेल्स थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप गर्मी में एसी लगाओगे ना, मॉनसून में नहीं लगाओगे, तो ये दिक्कत होता है। और ये कंपनीज की मैक्सिमम सेल्स जो है आपके समर सीजन के अंदर होती है। तो समर सीजन एक बार आपका अगर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है तो इन कंपनीज की सेल्स भी जो है वो भी अफेक्ट हो जाएगी, ये दिक्कत है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन अगर मेरे पोर्टफोलियो में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, अगर मेरे पीजी पोर्टफोलियो के अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एक हाईएस्ट एलोकेशन स्टॉक है ना, तो मैं इस पे क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है कि ईएमएस स्पेस के अंदर स्लो डाउन दिख रहा है, ठीक है, ईएमएस स्पेस की जो ग्रोथ है वो आगे से रिड्यूस होने वाली है,
उस पे से आपके ब्लू स्टार जैसे प्लेयर्स देखोगे, वोल्टास देखोगे तो उन्होंने गाइडेंस रिड्यूस किया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैनेजमेंट देखोगे तो अभी FY25 के अंदर इन्होंने कुछ 80% से ग्रो किया, आई एम सॉरी 70 to 80% के आसपास इन्होंने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है, ऑपरेटिंग लेवरेज उठाया, मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। परसेप्शन क्या बन जाता है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है बहुत पैसा बनाकर देता है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि पीजी का अगर आप स्टॉक देखोगे ना तो कुछ 400 से 1000 के लेवल के आसपास जा चुका था इसी साल के अंदर। तो लोगों का एकदम परसेप्शन बन जाता है स्टॉक को लेकर, ठीक है। अब कोई इंसान है, उसके पोर्टफोलियो का हाईएस्ट एलोकेशन है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अब आपको दिख रहा है गाइडेंस लो हो रही है बिजनेस के अंदर, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्टर क्या करेगा पता है, वो ऐसा बोलेगा कि नहीं यार रहने देते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को, बहुत अच्छा शेयर है, इतना पैसा बनाकर दिया है मुझे तो ऑब्वियसली आगे भी पैसा बनाकर देगा, ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लेकिन वो इन्वेस्टर क्या मिस कर देता है पता है, क्या मिस करता है पता है, वही वो डाउन साइड मिस कर देता है। गाइडेंस रिड्यूस हुई है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ट्रिपल डिजिट पी जो है उसके गाइडेंस की वजह से था 80% वाला, अब वो 80% वाला गाइडेंस जो है वो मैनेजमेंट रिड्यूस कर रहा है। तो प्राइस और अर्निंग्स, समझ रहे हो गेम, ये प्राइस और अर्निंग्स, ये पी रेशियो है ना, उसका आपका परसेप्शन है ना वो तो नेगेटिव हो गया स्टॉक का, तो आपका परसेप्शन नेगेटिव हो गया तो पी में से आपका परसेप्शन ही कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका पी डी रेट होने लगेगा, पी डी रेटिंग स्टार्ट हो गई तो आपका स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो अनलिमिटेड गेन्स, मतलब जो अच्छे खासे गेन्स, एक्सेप्शनल गेन्स आप जब एसी इंडस्ट्री अच्छी कर रही थी तब बना रहे थे, वो टॉप लाइन जो है कंपनी का ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो गया। यही चीज़ जो है ट्रेंड के साथ भी होगी। अब मेरे मेंटरशिप एक स्टूडेंट है, उसमें उनके पास जो है ट्रेंड पड़ा हुआ था, ठीक है, बाय सेल एडवाइस नहीं लेना है इसको, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अब उनके पास ट्रेंड पड़ा हुआ था, तो उनके केस में ट्रेंड जो है उनके लिए 2x के आसपास हो गया था, 2 या 2.5x। तो अब ट्रेंड के अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है। वैल्यू फैशन स्पेस के अंदर ट्रेंड अभी भी फास्ट ग्रो कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 30% के आसपास ग्रो कर रहा है, लेकिन ट्रेंड के जो पीयर्स है वो कंपैरेटिवली ट्रेंड से ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहे हैं। एक ट्रेंड का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ट्रिपल डिजिट के अंदर इनका पी था, आई थिंक 180 190 के आसपास था, तब ट्रेंड 50 to 60% पे ग्रो करता था, याद है वो टाइम Q2 FY25 का, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 क्वार्टर ही हुए उस चीज़ को। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी ट्रेंड की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन होने लग गई है, तो इसलिए ट्रेंड का स्टॉक का पी देखो, आप बोल रहा हूँ ना, प्राइस, परसेप्शंस और अर्निंग्स, ये गेम अगर आ गया ना तो बस आप समझ जाओगे। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है ये गेम ही मिस कर देता है। ट्रेंड के केस में आगे अभी अगर आप देख रहे हो तो वो जो ग्रोथ थी ना वो स्लो डाउन हो गई है, तो पी में से आपका ग्रोथ वाला फैक्टर रिड्यूस हो गया है, जिसके वजह से आपका पी जो है वो डी रेट होना स्टार्ट हो गया है। वो स्टॉक जो कि 150 के पी पे पड़ा हुआ था, अभी करंटली आई थिंक 90 to 100 के पी पे पड़ा होगा ट्रेंड, अब पता नहीं उससे भी करेक्ट हो गया होगा तो पता नहीं, क्योंकि ग्रोथ रिड्यूस हो रही है ना, पहले 60% पे ग्रो कर रहा था, अभी 25% पे ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ के अंदर फॉल देखने मिला है। समझ रहे हो, इस तरीके से चीज़ें चलती है। अब हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो है अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें कॉन्स्टेंटली रीड करते रहना पड़ता है। मेंटरशिप स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि यार आयुष तू बार बार हमें रीड करने क्यों बोलता रहता है, हम जो है वही सेक्टर के अंदर खेलेंगे, हमें जो आता है हम आगे क्यों बढ़े, हम क्यों दूसरे सेक्टर रीड करें। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, अभी आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको जो है एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खेलना है, ठीक है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड चेकलिस्ट होनी चाहिए आपकी, कि मार्केट के अंदर 5000 कंपनी है, आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर वही 30 कंपनीज है उनको ऐड कर रहे हो, तो कुछ देख कर ही ऐड कर रहे हो ना, वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए ना, वो जो 5000 कंपनीज लिस्टेड है उसमें से कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल होना चाहिए ना आपके कंपनी के अंदर, वो फैक्टर मिसिंग होना ही नहीं चाहिए। कल को अगर वो कंपनी के अंदर कुछ एक्सेप्शनल फैक्टर जिसकी एक्सपेक्टेशन रखकर आपने उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिया था, वो फैक्टर ही उसका रिड्यूस हो जाता है। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट था, उसकी ग्रोथ ही रिड्यूस हो गई, तो अगेन दैट स्टॉक डजंट डिजर्व अ चांस इन माई पोर्टफोलियो, वही तो बात है। तो इसलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या सीन था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की ग्रोथ रिड्यूस हो गई, मैंने इमीडिएटली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में से पोजीशन कट कर दिया। अब कितने % से कट किया मैं वो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब इसको एडवाइस मत लेना, इसको समझो कि किस तरीके से फ्रेमवर्क चलाना चाहिए। और ऑलरेडी मैं बहुत सारे बिजनेसेस रीड करता हूँ, डेली कोई ना कोई बिजनेस जो है वो मैं रीड करता ही रहता हूँ। ये सब चीज़ें मैं मेंटरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो आपको ये सब चीज़ें जाननी है, ये अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह समझनी है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं वही बता रहा हूँ कि वो लोग मेरे को बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ क्यों भागता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे ही गाइडेंस रिड्यूस हुआ, मैंने पोजीशन कट किया। अब लोगों के पास पोजीशन कट करने के बाद पैसा जो है पोर्टफोलियो में ऐसे ही पड़ा होता है, वो सोच रहे होते हैं कहाँ ऐड करें, या फिर उन्हें जो है कोई बेटर स्टॉक नहीं मिल रहा होता है जहाँ पे जो है वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर सके, तो वो क्या करते हैं, पीजी को ऐसा ही पड़ा रहने देंगे या फिर वो पैसा ऐसे ही पड़ रहने देंगे। अब मैं
या फिर कोई और रिटेल इन्वेस्टर जो कि कंटिन्यूस रीड करता रहता है, वो पूरा अपडेटेड है अपॉर्चुनिटीज से, उसे पता ही कहाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। अब एक कैपिटल मार्केट वाली कंपनी, कैपिटल मार्केट नहीं, आई एम सॉरी, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी, उसके नंबर्स बहुत अच्छा है, उसके मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत अच्छा दे रहा है, और उसका वैल्यूएशन भी जो है ना डिसेंट वैल्यूएशन पे, बहुत कम है उसका पी। आई थिंक अब मैं रेंज बोलूंगा आपको 30 to 50 के बीच में, मैं एग्जैक्ट पी नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि क्या पता वो चेंज भी हो गया रहेगा, री रेटिंग स्टार्ट हो गई रहेगी। वो एक कंपनी है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर ट्रांसफार्मर बनाती है एक कंपनी, उसका भी पी वही रेंज के आसपास है। वो इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे, वहां भी ग्रोथ अच्छी थी, वैल्यूएशन भी अगेन डिसेंट लग रही थी। तो भला मैं कोई ऐसे स्टॉक के अंदर क्यों बैठे रहूं जो कि अपना गाइडेंस रिड्यूस कर रहा है। अब मैं कंटिन्यूसली स्टॉक्स रीड कर रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक बेटर कर रहा है, तो इमीडिएटली यहां से कैपिटल निकालो, वहां पे डालो। इस तरीके से जो है डायनामिक रहना पड़ता है, और यही फायदा है आपका अपॉर्चुनिटीज रीड करने का। इसलिए मैं बोलता हूं सबको, मेंटरशिप स्टूडेंट्स हो गए या फिर यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं, मैं सबको बोलता हूँ बिजनेस ट्रैक करते रहो, साइकिल समझो, एक स्टॉक पे गुड स्टॉक बैड स्टॉक का ओपिनियन मत बनाकर रखो। अब बहुत लोग हैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, स्टूडेंट्स है कुछ कुछ जो कि एशियन पेंट्स लेकर रखे। अब एशियन पेंट्स उनके लिए 2x 2.5x 3x के आसपास हो गया रहेगा, हर एक का केस अलग अलग है, ठीक है। अब ये पेंट इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन आ रहा है, पेंट किसी का बिक नहीं रहा है, एशियन पेंट्स की सेल डिग्रोथ हो रही है। अब ये लोग नहीं समझ रहे। ये लोग क्या समझ रहे पता है क्या, कि एशियन पेंट ने मुझे बहुत पैसा बना कर दिया। लेकिन ये लोग ये समझना भूल जाते हैं कि अर्बन इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन चल रहा है, बराबर, आपका पेंट बिक ही नहीं रहा है, प्राइसिंग वॉर चल रहा है, सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़ गई है, और ये लोग एशियन पेंट्स को जो है होल्ड कर कर बैठे। अब एशियन पेंट्स को जो पहले पी मिलता था, वो पी भी तो डीरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप गुड स्टॉक समझ रहे हो ना, वो गुड स्टॉक शायद नहीं होगा आपके लिए। आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, तो जाओ अपनी पोर्टफोलियो की कंपनीज देखो सारी, और देखो कि कौन सा गुड स्टॉक है, कौन सा बैड स्टॉक है। और कोई भी गुड और बैड स्टॉक मिलता है ना आपको, तो उस पर परसेप्शन मत बना के रखो, पता है, उसको जो है रीड करते रहो, उसका बिजनेस ट्रैक करते रहो। गुड और बैड ऐसा मार्केट के अंदर कोई चीज होती ही नहीं है। हर एक चीज जो है एक स्टॉक होती है, स्टॉक बिजनेस होता है। बिजनेस अच्छा करेगा तो आप रहो उसके साथ, बिजनेस खराब कर रहा है तो छोड़ दो। किसने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है? 5000 लिस्टेड कंपनी है बॉस। अब इसमें आप ये 2 3 कंपनी के पीछे भागते रहोगे तो क्या फायदा है। ये इन्वेस्टर्स का जो है एक अवेलेबिलिटी बायस बोलते हैं हम इसे फाइनेंस के टर्म्स में, वो इन्वेस्टर्स के साथ जो है ये चिपका हुआ रहता है। मैंने जो कंपनी रीड करी है मैं उसके अंदर ही इन्वेस्ट करूंगा, मैं दूसरा सेक्टर के बारे में कभी सोचूंगा ही नहीं। अरे भाई क्या करेगा वो कंपनी वाले को तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता, और तू उस कंपनी को लेकर बैठा हुआ है कि ये स्टॉक ने मेरे को ज़्यादा पैसा बना कर दिया है। अगर स्लो डाउन हो रहा है ना बिजनेस के अंदर, तो दूसरे बिजनेसेस ढूंढो, बहुत बिजनेसेस है जो कि अच्छा कर रहे हैं। और आप इस तरीके से रहोगे ना, तो मार्केट के अंदर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ये गेम है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। ये था पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ढूंढते रहो, रीडिंग करते रहो। मार्केट के अंदर ना कोई गुड स्टॉक होता है, ना कोई बैड स्टॉक होता है। हर एक कंपनी जो है बस एक स्टॉक होता है। और अगर आप ये माइंडसेट से चलोगे ना यार, तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। मैं ऑलरेडी बहुत लोगों को मेंटर करता हूँ, मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपना पोर्टफोलियो रीडिज़ाइन कर सकते, किस तरीके से मेंटालिटी लेकर चलना चाहिए हमें मार्केट के अंदर। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, और डेली जो रीड करता रहता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, जो स्टॉक मुझे मिलते हैं, मैं हर एक अपना जो रिसर्च है मेंटरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ। तो जस्ट इन केस आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको सीखना है, आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें मेरे पास अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी, आपके रिसर्च एनालिस्ट भी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है, बिगिनर भी है, एडवांस भी है, सबको मेंटर कर रहा हूं मैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये था पार्ट 1 ऑफ जागो इन्वेस्टर सीरीज। ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं इसके पार्ट 2 3 भी लेके ही आने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बोला। तो इतना ही रखते हैं। होपफुली ये वीडियो के अंदर से जो है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और सीखने मिला ना यार, तो मेरे को एक बार बताना कि यार आपको जेन्युइनली कुछ सीखने मिला क्या। तो इसको पार्ट 1 रखते हैं। आपको मेरा एग्जाम्पल होपफुली समझ गया होगा कि किस तरीके से मेरे को एक स्टॉक बुरा लगता है तो मैं क्या करता हूँ, और क्यों ज़्यादा रीडिंग करते रहना चाहिए ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज से अपडेटेड रहे हम लोग। तो अगला एपिसोड जो है मैं इससे भी बेटर लेकर आऊँगा। ये जो थोड़ा बेसिक एपिसोड रखा था मैंने, अगले में थोड़ा एडवांस्ड खींचेंगे और बड़े बायसेस जो है एड्रेस करेंगे। जागो इन्वेस्टर एपिसोड 1 साइनिंग ऑफ। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।